Hello, dear student. Most welcome. Billions Physics classes on the YouTube channel. प्रीवियस क्लास में 11th के बैच के लिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पर हमने डिस्कशन किया था। हमने कहा था अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बिहाफ पर देखें तो जितनी भी फिजिक्स के अंदर मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी हैं 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया था: स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी। टेंसर पर हम लोगों ने चर्चा नहीं की, हालांकि मैं कुछ एग्जाम्पल आने वाले टाइम पे सिखाऊंगा और उसका कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट भी थोड़ा सिखाऊंगा, लेकिन हालांकि उसका आईआईटी में बहुत कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। तो वेक्टर क्वांटिटी पे बात कर रहा था। हमने कहा था स्केलर क्वांटिटी के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड होता है विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ डायरेक्शन, एंड स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल एल्जेब्रिक रूल। वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वेक्टर ला के करस्पॉन्डिंग होगा। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमने कहा मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, इसके साथ साथ कंडीशन होगा, वो वेक्टर लॉ ऑफ समेशन को ओबे करेगा, वेक्टर के जो लॉ है उनको ओबे करेगा। ठीक है, आपने पिछली क्लास में ये देख लिया था कि कैसे वेक्टर के कंपोनेंट रिजोल्व करते हैं। एक चीज, वेक्टर का एडिशन क्या होता है, ट्राइंगल लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को किसी तरीके की डिफिकल्टी पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस 11th के लेवल पे बात करें तो और ज़्यादा अच्छे से बात बनेगी। एक और ला भी हमने आपको सामने सजेस्ट एक ला और आपके सामने सजेस्ट किया था, अगर आपको याद हो तो, और उस ला का नाम बताया था हमने जब आपका साइन रूल, जिसको लामी थ्योरम कहा था। तो अब हम कुछ क्वेश्चन लामी थ्योरम के बिहाफ पर भी करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से लामी थ्योरम के बिहाफ पर क्वेश्चन करना होते हैं, वो भी इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि हम लामी थ्योरम पे भी हमने बात कर ली थी और एक आध एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। इसका रीजन क्या है कि एप्लीकेशन पार्ट पे क्यों ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ उसका थ्योरी सिखाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो हमने ये कोई एक एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लिया। ये आपका आप बताना, खुद ही बताना कि ये एक वेक्टर है, इस पर कलर बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। ये दूसरा वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। ये वेक्टर P है, इस वेक्टर का नाम कह दिया Q है, और ये रिजल्टेंट है। ये वेक्टर P है, दिस इज द वेक्टर P, दिस इज द वेक्टर P, दिस इज द वेक्टर Q, और दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इसको हमने कह दिया कि ये एंगल यहां पर से अल्फा है, इतना एंगल बीटा है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। गिवन है क्वेश्चन में, गिवन अल्फा मोर देन बीटा है, अल्फा बीटा से ग्रेटर है। सो आपको बताना है वेक्टर P का जो मैग्नीट्यूड है वो Q के मैग्नीट्यूड से क्या होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q। तीसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q।
ये आपके 3 ऑप्शन हैं, ए बी सी डी। डी नहीं लिखा मैंने, इनमें से कोई होगा, क्योंकि दो चीज़ों को कंपेयर करें तो क्या हो सकता है, या तो ग्रेटर या इक्वल या स्मॉलर, और कुछ हो नहीं सकता। तो चौथे ऑप्शन की कोई ज़रूरत है नहीं। अब इसको हमें सॉल्व करना है। देखो एक और बात कहना चाहूँगा, एक तरीका तो होता है कि हम मैथमेटिक्स की हेल्प से सॉल्व करें, इसके मैग्नीट्यूड निकालें, पी का मैग्नीट्यूड क्यू से ग्रेटर प्रूव करें, एक तरीका तो हमारे पास ये होता है। दूसरा तरीका होता है कि हम केवल विजुलाइज करके आंसर तक पहुंच जाएं। क्या करें, विजुलाइज करें। पहले तो मैं तरीके से कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स से कर रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का मानना मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा होता है, तो मैं पहले तो मैथमेटिक्स की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मैथमेटिक्स की हेल्प से करूँगा तो थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे। सो पहले तो मैं मैथमेटिक्स की हेल्प से कर रहा हूँ, ठीक है, ये अल्फ़ा बीटा। और इसके बाद जब मैथमेटिक्स की हेल्प से कर दूंगा तो फिर बात करूंगा मैं एक सेकंड पैटर्न पर। तो ये पी क्यू से ग्रेटर है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, साइन रूल लगाऊंगा, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी, ये बीटा एंगल है तो ये भी बीटा होगा, ये एंगल बीटा होगा, ठीक है। साइन रूल क्या कहलाता है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन रूल यूजिंग साइन रूल, जिसको फिजिक्स के लोग क्या बोलेंगे, साइन रूल को, फिजिक्स के लोग इसी को बोलेंगे साइन रूल को लामी थ्योरम, ठीक है। अब आपको याद है साइन अल्फा, और इसके सामने का वेक्टर क्या है, ये क्यू है, तो साइन अल्फा बाय क्यू इक्वल टू साइन बीटा बाय पी। ये कहां से लिख दिया मैंने, लामी थ्योरम से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने लामी थ्योरम से लिखा, ठीक है। इसको हमने लिखा है लामी थ्योरम से। हम जो कलर चाहते वो कलर आज आ नहीं पा रहा, क्या हो रहा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। साइन अल्फा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखें साइन अल्फा, नेक्स्ट पेज पे करें, साइन अल्फा बाय साइन बीटा इक्वल टू क्यू बाई पी, या यहीं पे लिख दें तो क्या लिख सकते हैं बताओ, साइन अल्फा बाय साइन बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बाई पी। क्वेश्चन में ये कहा गया था अल्फा बीटा से ग्रेटर है, मुझे नेक्स्ट स्लाइड में जाना चाहिए। क्या कहा था, एज अल्फा मोर देन बीटा है, सो साइन अल्फा मोर देन साइन बीटा होगा, साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा से ग्रेटर होगा, और साइन अल्फा बाय साइन बीटा इक्वल टू लिखा था, आप देखो पीछे पेज पलटा है तो क्यू बाई पी, और ये वन से ज़्यादा है, इसका मतलब हो गया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू मोर देन मैग्नीट्यूड ऑफ पी, और मैग्नीट्यूड ऑफ पी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। ये मैंने पूरा ड्यू ऑनेस्टी के साथ आपके सामने सॉल्व कर दिया, एक तरीका। पर मैं इस तरीके से जो बच्चा सॉल्व करेगा मैं उसे गलत नहीं मानूंगा, बिल्कुल सही है, पर एक आपको एनालिटिकल आइडिया होना चाहिए, एक विजुलाइजेशन होना चाहिए, एक आपकी थिंकिंग के बिहाफ पे होना चाहिए। अब देखो बेटा, यहाँ वेक्टर P था, यहाँ वेक्टर Q था, आपको एक पहले मैथमेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स है, तो रिजल्टेंट किसके पास आएगा, 10 न्यूटन के पास। तो जिससे एंगल रिजल्टेंट का स्मॉलर होगा, रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर मैग्नीट्यूड के पास होगा। तो अगर इस क्वेश्चन में देखें, आप ध्यान से देखें जो मैंने अभी सेंटेंस बोला, इस सेंटेंस को थोड़ा सा एनालाइज करना। मैंने यहाँ कहा अल्फा बीटा से ग्रेटर है, इसका मतलब बीटा स्मॉलर है, और रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर मैग्नीट्यूड के पास होगा। तो इस अगर प्रिंसिपल को देखें तो क्यू पी से ज़्यादा होगा। देखो बेटा, बीटा यहाँ पे अल्फा क्या है, ग्रेटर है, बीटा स्मॉलर है, इसका मतलब रिजल्टेंट क्यू के पास है, और रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर मैग्नीट्यूड के पास होता है। रिजल्टेंट ऑलवेज नियर टू द ग्रेटर मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा था। तो जो मैंने ये इतना सा सेंटेंस लिखा,
इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया कि नहीं। इसका मतलब फिजिक्स का सिंपल मीनिंग है कि आप इसका एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी बनाएं, एक आपके पास इसका एनालिसिस करने का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, विजुलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पहले विजुलाइज करें तब सॉल्व करें। आगे बढ़ रहा हूं, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी। नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूं, तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर 11th के बच्चे मेरी क्लास के साथ फर्स्ट डे से जुड़े होंगे तो मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि जब आईआईटी मेंस का पेपर होगा तो कोई भी सिंगल क्वेश्चन वो बच्चा ऐसा नहीं कह पाएगा कि हम नहीं कर पाएंगे, गारंटी के साथ। हाँ, वैल्यू मैच नहीं कराऊंगा, वैल्यू मैच कराना पॉसिबल भी नहीं है और मैच कराई भी नहीं जा सकती, पर आप हर कॉन्सेप्ट से परिचित होंगे, फेमिलर होंगे। और जब आप हर कॉन्सेप्ट से फेमिलर होंगे और उस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन आपके थ्रू या आपके द्वारा निकल गए होंगे, गो थ्रू हुए होंगे, तो नेचुरल है एग्जाम में आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा पर्पज ये रहेगा। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, एंड देयर रिजल्टेंट इज आर। गिवन क्या है, आपको जैसा बताया ए का मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, बी के मैग्नीट्यूड के बराबर, और बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड बराबर है और इन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देयर आर टू वेक्टर ए एंड बी, फाइंड आउट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, ये आपका इन दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको बताया था, क्या बताया था बताओ। रिजल्टेंट का ट्राइंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और रिजल्टेंट भी किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है। रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू आइदर ऑफ ए और बी, ठीक है। सो अगर हम सबको ए लिख दें या सबको आर लिख दें या ए लिख दिया तो रिजल्टेंट भी ए है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से सॉल्व किया तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब कंफर्म है कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव हो नहीं सकता। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 120 डिग्री। टिग्नोमेट्री भी मैंने सिखाई है। ये कितना आ गया 120 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। मुझे नहीं लगता कि इन ऐसे क्वेश्चन को, इतने सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं दिक्कत होगी। कभी कभी ऐसे आपके पास दे देगा और कहेगा किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता, ऐसे करके। चलिए मैं एक आध क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूं। बड़ा सिंपल सा बात कर रहा हूं। whose resultant cannot be 0, cannot be 0। 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, इसमें आप बताएंगे किसका रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। पहला है 10 10 10।
माने दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 10 10 है, इसका रिजल्टेंट भी 10 है, 10 10 20, सी 10 10 और 5, 10 20 40। अब देखो बड़ा सिंपल सा बताया था कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो a प्लस बी होती है, और r की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, a माइनस बी होगा। मैग्नीट्यूड की बात करें, ये मैक्सिमम होगा। अब बताओ इस 10 का मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो क्या जाएगा, 20 आएगा, इसका मतलब 10 इसमें लाई करेगा तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा पहले वाले का देखेंगे तो फर्स्ट वाले का 0 और 20 के बीच में है, और 0 और 20 के बीच में 10 लाई करेगा करेगा। दूसरे वाले का देखो 10 और 10 है तो 20 आएगा, तो इसका हमने कहा था इन दोनों का रिजल्टेंट जो आना चाहिए वो इस दोनों का रिजल्टेंट 20 भी आएगा और 0 भी आएगा, और इसके बीच की वैल्यू तो ये भी इसको न्यूट्रलाइज करेगा। यहाँ फिर देख रहा है 10 10 का रिजल्टेंट 0 और 20 के बीच में 5 भी आएगा, लेकिन 10 और 20 का रिजल्टेंट 40 का भी नहीं हो पाएगा। क्यों, 10 और 20 के मैक्सिमम वैल्यू 30 हो सकती है और मिनिमम 10 हो सकती है। इसका मतलब है इन दोनों का रिजल्टेंट किसी भी एंगल पर निकाला जाए इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, इसका मतलब 0 नहीं होगा, और जब रिजल्टेंट 0 नहीं होता तो उसको कहते इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगा, इस तरीके की भी बात आ जाती है। ठीक है, तो ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर इस तरीके की वैल्यू दी जाए और कहा जाए किसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, तो अगर आप देखना उन दो का वेक्टर सम करना, उन दो का अगर वेक्टर सम यानी पहले तो इनका सम करना और सब्ट्रैक्शन करना, उसके बीच में अगर ये थर्ड वेक्टर लाई करेगा तो रिजल्टेंट 0 होगा, अगर उनके बीच में ये थर्ड वेक्टर लाई नहीं करेगा तो रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो ये दो वेक्टर का समेशन कर दिया। अब मैं तीसरा कर रहा हूं, मान लो वेक्टर 3 हो, जैसा कि अभी 1 साल पहले ही आया है ये क्वेश्चन, उसमें इस तरीके से दिखाया था। आपको पता है मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ होती, तो उसने ऐसा डायरेक्शन दिखाया, एक मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन उसने कहा ये मैग्नेट, 3 आइडेंटिकल मैग्नेट ले लिए ये और एक जे ले लिए, इसका रिजल्टेंट क्या होगा, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट m है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी m है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी m है, इसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब बच्चों ने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ज्यादातर बच्चों ने क्या कोशिश करी सॉल्व करते समय एक बात रखी, उनके दिमाग में एक ही चीज आई कि जब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो कहाँ क्या करना होगा, हमें मैग्नेट का आइडिया होना चाहिए। इसमें मैग्नेट की कोई बात ही नहीं थी, ये प्योर क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट पे था, यानी वेक्टर पे था। देखो ये मान लो साउथ टू नॉर्थ आपको बता भी दें तो आपको केवल इतना ही तो पता चलेगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ है, और क्या पता चलेगा। तो ये 3 मैग्नेट मैं यहाँ पे मिटा ही दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वेक्टर बना ही दिया, तो क्यों बनाऊंगी इसको अलग से। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना, अब इसके रिजल्टेंट निकालने के पास हमारे पास कई पैटर्न होंगे। एक तो हम कंपोनेंट रिजॉल्व करके कर सकते हैं, ट्राइंगल ला से कर सकते हैं, ठीक है, या वेक्टर को अलग अलग लिख के साइन रूल को साइन रूल से कर सकते हैं। अब देखो एक सिंपल तरीका पहले आपके सामने रखना, ठीक है, ये हम यहाँ पे ट्राइंगल बना रहे हैं, हम पहले कंपोनेंट रिजॉल्व करके देख रहे हैं। हम पहले उसी डायग्राम में सॉल्व करना शुरू कर देते थे, पर किसी बच्चे ने कहा कि सॉल्व करने वाला डायग्राम अलग से बना दिया करो, तो मैंने कहा ठीक है। तो उस बच्चे की भी बात का मैं तो एवरी स्टूडेंट का, क्योंकि प्योर डेमोक्रेसी है बेटा, तो एवरी स्टूडेंट की स्पिरिट का सम्मान करने वाला हूँ। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस, ठीक है बेटा, ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है, वाई एक्सेस। अगर मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करूं, ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ध्यान रखना, ये एंगल 60 डिग्री है। तो एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इसका वो क्या आएगा,
इसका तो m ही रहेगा x डायरेक्शन में, इसका x डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, इसका माइनस, तो एक आएगा m माइनस m cos 60 माइनस m cos 60 प्लस के m cos 60, x डायरेक्शन का कंपोनेंट आ गया। y डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका y डायरेक्शन में आएगा नहीं, क्योंकि ये तो पूरा x डायरेक्शन में है, तो y डायरेक्शन में इसका वैल्यू 0 होगी। इसका y डायरेक्शन में आएगा m sin 60, इसका भी y डायरेक्शन में आएगा m sin 60। तो बताओ x डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आ गया, x डायरेक्शन में सिर्फ m आ गया, cos 60 कैंसिल हो गया। y डायरेक्शन में कितना आ गया, 2m sin 60, तो √3m आ गया। यानी एक वेक्टर x डायरेक्शन में आ गया, एक y डायरेक्शन में आ गया। यानी अब इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया, रिजल्ट क्या बना, x डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया m, y डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ गया 3m। अब बताओ इनका रिजल्टेंट किसके बीच में लाई करेगा, इसका रिजल्टेंट जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, तो x और y के बीच में लाई करेगा। x y के बीच का एंगल आएगा 90 डिग्री, x y के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ये √3m। अब कोई पूछे कि रिजल्टेंट किसके पास होगा, तो हम बिना सॉल्व करे ये भी बता सकते हैं कि रिजल्टेंट हमेशा ग्रेटर मैग्नीट्यूड के पास होगा, तो बिना सॉल्व करे हम ये कह सकते हैं रिजल्टेंट y के पास होगा। ये रिजल्टेंट आ गया r, किसके पास होगा, y के पास होगा। अब अगर चूंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो r = √x² प्लस y²। कोई बच्चा कह सकता है 2xy cos थीटा क्यों नहीं लिखा, 2xy cos 90 करोगे cos 90 0 होगा। सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 2m आ गया। ये एक तरीका था, ये हमने क्या किया, कंपोनेंट रिजॉल्व किया। चलिए दूसरा तरीका, जिसे ओरिजिनल फिजिक्स बोलेंगे हम। देखो दूसरा तरीका देखें बेटा, सेकंड मेथड। हमने क्या कहा आपसे कि आप हमारे साथ कंटिन्यूअस अगर कनेक्ट हो गए तो हम गारंटी ले रहे हैं बेटा इस बात की, ठीक है। कोई भी टीचर गारंटी नहीं लेगा, मुझे गारंटी, चूंकि मैंने बहुत लंबे पीरियड से टीच कर रहा हूँ, तो और चूंकि मैं अब चाहता हूँ कि मैं अपना काम ही करूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गया ज़िंदगी में किसी ना किसी के अंडर में काम करते हुए। अंडर मतलब किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कोचिंग, ठीक है, या किसी भी ऑनलाइन के। अब मैं अपना पर्सनली करना चाहता हूँ, क्यों, ताकि मैं अपनी लिबर्टी के साथ अपनी बातें रख सकूं। अब देखो बेटा, ये m है, ये m है, ये भी m। आपको पता है इन दो m के बीच का एंगल कितना है, इस m और इस m के बीच का एंगल क्या है, कितना एंगल होगा बेटा, इस m तो ज़्यादातर बच्चे 60 डिग्री बताएंगे, लेकिन 60 नहीं होगा, 120 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने कहा था ये एंगल कहलाएगा इन दो m के बीच का, कौन से वाले का, इस वाले m और इस वाले m के बीच का एंगल ये वाला कहलाएगा, ठीक है। अब बताओ ये दो वेक्टर, इसका m और m है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। रिजल्टेंट के लिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इस m और इस m के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो अभी बताया था दो वेक्टर अगर इक्वल हैं और एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी आपका उतना ही होगा। तो इस दो का, इस वाले का जिसका मैंने किया, इन दो का रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसका और इसका। तो इन दो का रिजल्टेंट निकाला, इस वाले का और इस वाले का। तो इन दो का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, इन दोनों के ठीक बीच में आएगा, क्योंकि ये एंगल 120 डिग्री है। ठीक बीच में आने का मतलब इधर आ जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। जिस पे राइट का साइन बताया उसका रिजल्टेंट बताया, और वो भी m आएगा। क्यों, अभी एक क्वेश्चन किया है, पीछे देखना, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है तो एंगल 120 डिग्री होता है। या दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट भी उतना ही होता है। अब देखो इन दो का रिजल्टेंट आपका निकल आया, ये वाला वेक्टर
और इस वाले वेक्टर को देखें तो ये पैरेलल वेक्टर है, और पैरेलल वेक्टर का अगर निकालें तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ। रिजल्टेंट निकालोगे तो ये दो पैरेलल वेक्टर है, ये वाला और ये वाला। कौन सा वेक्टर पैरेलल है, फिर से ध्यान से देखें। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये डायरेक्शन आ गई। अब इस वाले की बात कर रहा हूं और जिसको मैं इस वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। इन दो का रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, चूंकि पैरेलल वेक्टर है तो इनका क्या करेंगे बताओ। इन दो की बात कर रहे हो, इन दो का रिजल्टेंट निकालेंगे तो 2m आ जाएगा। तो ये सेकंड मेथड आ गया। मुझे लगता मेरी बात आप तक पहुंची होगी। तीसरा मेथड, M3 लिख रहा हूं, मतलब मेथड नंबर थर्ड है। फिर से देखो बेटा, आपको पता है कि अगर ये दो वेक्टर होते और ये तीनों वेक्टर अगर ऐसे होते, ये M होता, ये M होता, A होता, कोई दिक्कत नहीं, M A कुछ भी लिखो, और ये होता और ये होता, तो इसका रिजल्टेंट कितना आता बताओ। ये सबसे बेस्ट मेथड है मेरी नज़र में। तो इसका रिजल्टेंट आता 0। इसका रिजल्टेंट क्या आता बताओ, इसका रिजल्टेंट 0 आता। क्यों, ये एक दूसरे ट्राइंगल पॉलीगन लॉ से ये 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि इसका रिजल्टेंट कब 0 हुआ होगा, इसका रिजल्टेंट कब 0 हुआ होगा, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल और अपोजिट आया होगा, तभी तो 0 हुआ होगा। अब फिर से देखो, मैं फिर से ट्राइंगल बना रहा हूं। आप ऐसा नहीं समझना कि इतने बार ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, आपको समझा रहा हूं इसलिए कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये वेक्टर m था, ये वेक्टर m था, इन दोनों का रिजल्टेंट ms आया, और ये एक m इधर पहले से था। ये बताओ, ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल वेक्टर का रिजल्टेंट निकालोगे तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप खुद ही बता दो। अब तो क्लियर हो गया कि r इक्वल टू 2m हो गया। सबसे अच्छा बच्चा मैं ऐसा मानूंगा जो इस तरीके से करे। ये थर्ड मेथड हो गया, थर्ड। आप कहो तो मैं और मेथड करूं, या मेरी मूल भावना आप लोगों तक पहुंच गई होगी।